हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो देखो बच्चों, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ ले, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के बारे में हमने पढ़ रखा है, उसी को हम रिलेट करके देखेंगे सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में क्या फर्क है। देखो कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या था हमारे पास, ये था, ठीक है। एंड सिमिलैरिटी का, सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी का सिंबल ये है, ठीक है। अगर मान लो कॉन्ग्रुएंट का मतलब हमने बताया था आपको, सेम शेप एंड सेम साइज, सेम साइज, ठीक है। साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, तो तभी हम कोई भी किसी को भी हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। बट सिमिलैरिटी में क्या होता है, सेम शेप बट डिफरेंट साइज, बट डिफरेंट डिफरेंट साइज, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लो हमारे पास जैसे दो लाइन है, सपोज करो ए बी, ठीक है, एंड तुम्हारा सी डी, ठीक है, सी एंड डी, ठीक है। इसकी भी यूनिट 4 है, इसकी भी लेंथ 4 है, तो मतलब लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। लेंथ देखो दोनों का लेंथ इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेंथ ऑफ सी डी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब सेम साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा, तभी दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सिमिलैरिटी में देखो, जिससे मतलब इसी को हम सिमिलैरिटी में देखें तो क्या बोलेंगे, देखो जिससे मान लो हमारे पास लाइन है एक ए बी, और ये लाइन है हमारे पास सी डी, सपोज करो सी डी, ठीक है। इतनी बार ये हमारे पास 4 यूनिट है और ये हमारे पास 6 यूनिट है, तो यहाँ पर देखो दोनों का लेंथ अलग है, बट शेप तो सेम है, ठीक है। शेप क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ ए बी सिमिलर टू, मतलब लाइन ए बी सिमिलर टू लाइन सी डी, लिख सकते हैं हम। आई बस में मतलब सिमिलर का मतलब होता है जरूरी नहीं है साइज सेम हो, बट शेप सेम हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब दूसरा, अगर हम डायग्राम बनाने के बाद देखिए, सपोज करो सर्कल के बारे में बात करें, तो अगर मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस हमारे पास सपोज करो 3 यूनिट है, इसका भी रेडियस 3 यूनिट है, तो दोनों सर्कल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मान लो सिमिलैरिटी के केस में देखें, तो सिमिलैरिटी के लिए देखो सारे सर्कल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि देखो रेडियस डिफरेंट होने से कोई कोई फर्क नहीं हो, क्योंकि हमें साइज डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप सेम होना चाहिए। तो ये सारे सर्कल है, इसका मतलब ऑल सर्कल आर सिमिलर, क्या लिख देंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल आर सिमिलर, ठीक है। बट ऑल सर्कल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बट ऑल सर्कल, ये देखो सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते बट सिमिलर हो सकते हैं। यहाँ से हमने ये देखा कि सारे सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते बट सिमिलर हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ट्रायंगल, देखो स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। देखो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब रेडियस इक्वल होगा, ठीक है। टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ रेडियस आर इक्वल। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ टू सर्कल are congruent if radius are equal, if radius are equal। इतनी बात समझ में, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब रेडियस इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर के बारे में बात कर ले, तो दो स्क्वायर आपस में इक्वल कब होगा, कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उनके साइड्स इक्वल हो, ठीक है। जो स्क्वायर है उनके जब तक साइड इक्वल नहीं होंगे तब तक कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। जैसे ये 2 यूनिट है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब साइड लेंथ 2 है। और ये हमारे पास ए बी सी डी एंड ए बी सी डी, मतलब शेप भी सेम हो और साइड भी सेम हो, तो मतलब दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ये अलग नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास पी क्यू आर एस, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा है, क्योंकि इनकी साइड क्या है, इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट, अगर मान लो साइड डिफरेंट होते तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, बट यहाँ पर अगर मान लो सिमिलैरिटी के केस में देखें,
तो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, सिमिलर। क्यों? देखो, क्योंकि शेप तो सेम होंगे बट साइज डिफरेंट होगा। मतलब सपोज करो हमारे पास सारे स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये सब क्या होंगे आपस में, क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बट ऑल स्क्वायर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आई बस सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते बट सिमिलर हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। फोर्थ बात है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मतलब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ऑल इक्विलेटरल, क्योंकि सारे साइड इक्वल होंगे और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि जब दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनके साइड लेंथ इक्वल होंगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो मतलब दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब हमारे पास जैसे ए बी सी एंड ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, अगर मान लो देखो, तो इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, साइड इक्वल है, तभी ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, टू इक्विलेटरल triangles are congruent if side length are equal, side length are equal। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? टू इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब उनकी साइड लेंथ क्या हो? इक्वल हो। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? बट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल आर सिमिलर, ऑल लाइन्स आर सिमिलर, ठीक है। इतनी बात समझ में? क्यों सिमिलर होते हैं? क्योंकि हमारे पास सिमिलर की क्राइटेरिया होती है कि दो सिमिलर चीज होने के लिए सेम शेप होना चाहिए बट डिफरेंट साइज हो सकते हैं। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या है एंड कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि सिमिलर प्रूफ कर, सिमिलर के बारे में समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ऑल लाइंस हो गया, तो इनके तो सेम शेप और सेम साइज थे। बट कभी कभी हमारे पास सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो हमारे पास ऐसे ट्रायंगल मिल जाते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल मिल जाते हैं जो देखने से तो हमें नहीं लगता है कि सेम शेप के हैं, और शेप ही सेम नहीं आता, समझ में आता है, तो साइज तो हम बता ही नहीं सकते। तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे प्रूव किया जाए। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे मान लो, अगर मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, जैसे ए बी सी, और एक ट्रायंगल हमारे पास सी है, ठीक है, ये दे रखा है, पी क्यू आर है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमें नहीं पता ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। बस अब इनमें बताना है कि हमें क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, या कोई भी पॉलीगन, पेंटागन, कुछ भी, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो दो पॉलीगन को कैसे सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होती है। तो सबसे पहले नंबर 1, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहला क्राइटेरिया है corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, angles are equal, corresponding angles equal होना चाहिए। जैसे मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल R। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो जब ये कंडीशंस होती हैं और दूसरी कंडीशन भी मैच होनी, केवल एक कंडीशन होने से मैच नहीं होगा, दूसरी कंडीशन भी मैच होनी चाहिए,
देखो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, एंड ए सी डिवाइड बाई पी आर, ए सी डिवाइड बाई पी आर। करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, corresponding sides are in proportional। ठीक है, तो ये जब दो क्राइटेरिया अगर मैच होती हैं तो कोई भी ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया मैच होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल, तभी हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल, देयरफॉर जब दो क्राइटेरिया मैच हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दो क्राइटेरिया मैच होगा तभी हम कह सकते हैं दो ट्राइंगल जो होंगे आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अगर मान लो हम इसी में, अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल भी होता है, जरूरी नहीं कि ट्राइंगल ही की बात कर रहे हैं, अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल भी होता तो हम ऐसे ही मैच करते। ठीक है, जैसे मान लो इसके जगह पर क्वाड्रिलेटरल होता, सपोज करो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल होता, ट्राइंगल ना हो कि क्वाड्रिलेटरल होता, तो क्वाड्रिलेटरल की भी यही कंडीशंस है। जैसे मान लो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी, और एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लिया। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके एंगल्स कंसिडर कर लेते हैं। इसके एंगल हमने मान लिया तुम्हारा 80 मान लिया, ये हमने 70 मान लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। तो मतलब ये भी 80 हो गया, ये 70 हो गया। ठीक है, फिर ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया 110 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जैसे मान लो 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 100 हो गया और ये 110 हो गया। ठीक है, अब साइड के रेशियो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अभी हमने क्या बताया, पहला क्राइटेरिया क्या बताया, चाहे किसी भी पॉलीगन हो, चाहे ट्रायंगल हो क्वाड्रिलेटरल हो, ये क्राइटेरिया मैच होगी तभी किसी भी पॉलीगन को हम सिमिलर बोल सकते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लो ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी कितना है, 80 डिग्री है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इज 70 डिग्री है। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर 100 डिग्री है। एंगल डी इक्वल टू एंगल एस 110 है। इसका मतलब ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग साइड के भी रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे मान लो ये हमारे पास 4 है, ये 2। ठीक है, ये तुम्हारा 6, ये मान लो 3 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1.5 मान लिया। ठीक है, और ये हमने मान लो ये इसका मान लिया 5 मान लिया, ये 2.5 मान लिया। ठीक है, ये अगर हमने सपोज करो ये हमने मान लिया 2, ये 1 मान लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी प्रोपोर्शनल। देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू करो, कितना आएगा 4/2, मतलब 2 आ गया। फिर देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू किया। अब यहाँ पे देखो बी सी डिवाइड बाई क्यू आर करो, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, तो कितना आ रहा 3/1.5, तो ये भी कितना आ रहा 2 आ रहा। फिर डी सी डिवाइड बाई एस आर करो, डी सी डिवाइड बाई एस आर, तो 5/2.5 कितना होगा 2 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। फिर डी ए डिवाइड बाई पी एस करो, कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई, मतलब 2 आ गया। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। तो मतलब हम कह सकते, देखो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमें क्या पता चल गया, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ट्राइंगल्स आपस में क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं हम।
जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास आप ही के बुक का है स्टूडेंट, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है, ये बोल रखा है सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, triangle ABC and PQR in the figure, observe find the length of the AC and PQ। हमें लेंथ ऑफ AC एंड PQ बताना है। तो देखो स्टूडेंट, पहले हमें क्या करना होगा, पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर हमें इसको सिमिलर प्रूव करना होगा। तो देखो सिमिलर पहले प्रूव कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट रिमेंबर करना है आपको। यहाँ पॉइंट है, if corresponding angles of two triangle are equal then two triangle are similar। corresponding angle equal होंगे तो ये पॉइंट आप रिमेंबर करना पड़ेगा। if corresponding angle of two triangles are equal then two triangles are similar, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, if two triangles are similar then their corresponding side are proportional and corresponding angles are congruent। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना, देखो यहाँ पे दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, ईच 90 डिग्री, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ईच 90 डिग्री है। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये गिवन है, इक्वल है, क्लियर है स्टूडेंट। तब जाहिर सी बात है, जब एंगल ए इक्वल टू हो गया तो दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक तीसरा वाला भी तो आपस में इक्वल होगा, थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम बता सकते हैं। तो दिस वन, एंगल सी इक्वल टू जो हो जाएगा एंगल आर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसको हम अगर मान लो ऐसे प्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं, दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल प्लस दिस वन 180 डिग्री, और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो ऑटोमेटिकली सी और आर भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा स्टूडेंट, ये दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तब यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे लिखा है, देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल देन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, देन टू ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल कर लेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा, क्लियर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ इसमें देखेंगे हम डायग्राम में, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू। देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है। हाँ, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, बी सी डिवाइड बाई आर क्यू, बी सी डिवाइड बाई आर क्यू या क्यू आर, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, ठीक है। बी सी डिवाइड, देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, एंड आपका लास्ट में ए सी डिवाइड बाई पी आर, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, ए सी डिवाइड बाई पी आर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। इसका रीजन क्या लिख देंगे, देयर साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हमने प्रूव कर दिया, तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रीजन क्या लिख देंगे, साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब क्या काम करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या
सबकी वैल्यू पुट कर ले। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 दे रखा है, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है स्टूडेंट, पी क्यू की वैल्यू नहीं पता है। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, ठीक है। फिर क्या है क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, क्लियर है। फिर ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें नहीं पता है, ठीक है। फिर हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.5 दे रखी है। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या काम करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो जैसे मतलब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू मिल जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3 डिवाइड बाई पी क्यू एंड ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 6। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी, देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो 3 इंटू 6 हो जाएगा और ये 4 और ये पी क्यू, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया तुम्हारा, 2 से कैंसिल होगा, फिर ये तुम्हारा 3 से, ये कितना हो गया 9/2 हो जाएगा पी क्यू। तो पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट, पी क्यू हमारे पास 4.5 आ जाएगा। पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी 4.5, जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आ गया, या यूनिट्स लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4.5 यूनिट्स, क्लियर है, इतनी बात समझ। अब देखो हमें, अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/6 और ये ए सी डिवाइड बाई 7.5। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/6 इंटू 7.5 ए सी। अब देखो इसको देखो 2 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और देखो 2 इंटू 7.5 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 15 आ जाएगा, ठीक है। 7.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 ए सी, तो ये आ जाएगा आपका 7.5 इंटू 2 15 डिवाइड बाई 3 ए सी। तो ये कितना आ गया 5 आ गया स्टूडेंट। तो ए सी की लेंथ कितनी आ गई 5 आ गई, और पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई 4.5 आ गई। तो देखो स्टूडेंट पी क्यू हमारे पास कितना आ गया, देखो पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई 4.5 आ गई, और ए सी की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये प्रैक्टिस सेट 3.5 का पहला क्वेश्चन है। इनमें क्या बोल रखा है, इफ xyz similar to LMN, write the corresponding angle of two triangles and also write the corresponding side in the ratio लिखना है। तो देखो xyz है, सपोज करो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे xyz, ठीक है, xyz, ठीक है, एंड LMN, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर दे रखा है, क्या बोल रखा है, इफ ट्रायंगल XYZ सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, ठीक है। तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिखना है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल पहला हमें लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना एंगल x इक्वल टू एंगल L। अगर मान लो डायग्राम भी नहीं बनाते हो फिर भी लिख सकते हो स्टूडेंट, एंगल x टू एंगल y, सॉरी L होगा, एंगल x इक्वल टू एंगल L होगा, ठीक है। अब एंगल y इक्वल टू एंगल M होगा, एंगल y इक्वल टू एंगल M, ठीक है। एंड एंगल z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N होगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्लियर है। अगर मान लो यहीं पर हमारा YZX होता, ट्रायंगल YZX होता, एंड सिमिलर टू हमारा होता NLM, ट्रायंगल NLM होता, तब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता, एंगल Y कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N होता, क्लियर है। दिस वन इक्वल टू दिस वन होगा, क्योंकि हमें जिस ट्रायंगल को हम लिखते हैं तो वो भी एक सिस्टमैटिक वे में लिखना होता है स्टूडेंट। एंगल Z जो होता है, एंगल Z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L होता, और एंगल X जो होता है कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M होता। तो हमने ये ध्यान देना है स्टूडेंट, ये लिखा कैसे है, YZX लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है NLM देखा, तो N इक्वल टू क्या होगा Y होगा, L इक्वल टू क्या होगा Z होगा, एंड M इक्वल टू क्या होगा X होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो लिख दिया हमने,
वैसे हम करस्पॉन्डिंग साइड के भी रेशियो प्रोपोर्शनल कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग साइड के ये हमारे पास क्या है, LMN है, LMN। तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी प्रोपोर्शनल कर लेंगे। ये क्या बोला, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो दूसरा हम लिखेंगे रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड लिख लेंगे। तो क्या है, तो देखो पहले देखो लिखा कैसे, देखो एक्स वाई जैसे यहाँ पर लिखा है उसके हिसाब से एक्स वाई डिवाइड बाई एल एम होगा, एक्स वाई डिवाइड बाई LM, ठीक है, LM, ठीक है। इसको सही से लिख लेते, LM होगा, मतलब एक्स वाई डिवाइड बाई LM होगा, ठीक है। वाई जेड डिवाइड बाई MN होगा, वाई जेड डिवाइड बाई MN होगा, क्लियर है, मतलब वाई जेड डिवाइड बाई MN होगा, क्लियर है स्टूडेंट। फिर इसके बाद जो होगा एक्स जेड डिवाइड बाई LN होगा, LN, ठीक है, LN होगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे लिखना है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है। तो क्या होगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे लिख लेंगे एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम ऐसे लिख लेंगे, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है, बोल रखा है एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स वाई की लेंथ दे रखी है, वाई जेड की लेंथ दे रखी है, एक्स जेड की लेंथ दे रखी है। इफ ट्राइंगल दे रखा है एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर सिमिलर दे रखा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम ट्राइंगल डिजाइन कर लेते हैं। एक्स वाई जेड बोल रखा है, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसकी लेंथ एक्स वाई जेड है, और एक ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर है। सपोज करो हमारे पास पी क्यू आर है, पी क्यू आर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ट्रायंगल दे रखा है एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आपको पता है ये सिमिलर दे रखा है, तो सिमिलर दे रखा है इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या होगा, एक्स वाई डिवाइड बाई पी क्यू होगा, एक्स वाई डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है। वाई जेड डिवाइड बाई क्यू आर होगा, वाई जेड डिवाइड बाई क्यू आर होगा, एंड एक्स जेड डिवाइड बाई पी आर होगा, एक्स जेड डिवाइड बाई पी आर होगा। इतनी बात समझ में आई? क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, कैसे हमने लिखा, देखो एक्स वाई डिवाइड बाई पी क्यू, वाई जेड डिवाइड बाई क्यू आर, एंड एक्स जेड डिवाइड बाई पी आर। आई बात समझ में? तो आपको ये लिखने आना चाहिए स्टूडेंट, ये ठीक है, जैसे साइड दे रखा है लिखा हुआ है ट्रायंगल, उसके रिस्पेक्ट में आपको लिखना होता है, ठीक है। ऐसे अगर गलती से लिख देंगे तो फिर गलत आंसर आ जाएगा। तो अब देखो सबकी वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट, एक्स जेड की एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, एक्स वाई की वैल्यू 4 है, ठीक है। वाई पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 8 दे रखी है, वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, वाई जेड की वैल्यू 6 दे रखी है स्टूडेंट, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड एक्स जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और पी आर की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? तो एक्स वाई हो गया, फिर वाई जेड हो गया, फिर एक्स जेड हो गया, ठीक है, एंड पी क्यू की वैल्यू भी दी रखी है, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग दिस रेशियो, ठीक है, फर्स्ट टू रेशियो लिख देंगे एक स्टेटमेंट, कंपेयरिंग फर्स्ट टू रेशियो, मतलब 4/8 6/QR, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट QR, और ये कितना 6 × 8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ये 2 टाइम में गया, तो QR इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। 12 अगर सेंटीमीटर में दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? तो QR की लेंथ कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई, क्लियर है स्टूडेंट। अब हम क्या काम करेंगे, अब इनको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। इनको देखो QR की वैल्यू आ चुकी है, तो इनको कंपेयर, या अगर मान लो इनको कंपेयर नहीं करना चाहते तो इनको कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/8 कंपेयरिंग फर्स्ट एंड लास्ट,
रेशियो 5/PR। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो PR, ठीक है, PR जो होगा 5 × 8 / 4 हो जाएगा। तो PR जो आ गया स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 2, मतलब 5 × 2, और ये आ जाएगा PR इक्वल टू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होगा हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके।